मेरा बाप बचपन में ही मेरी माँ को छोड़कर चला गया था और दूसरी औरत से शादी कर ली। मैं इकलौती बेटी थी, लेकिन हालात की बदकिस्मती ने मेरी किस्मत भी स्याह कर दी कि मुझे अकेली को भी लाड प्यार न मिल सका जो अक्सर लाडले बच्चों को मिलता था। मैंने होश संभालते ही अम्मा को जैसे ही अपने और मेरे लिए मेहनत मजदूरी करते हुए देखा तो हम मामू के घर ही रहते थे और ममानी बहुत ज़्यादा झगड़ा करती। अम्मा बंगले में काम करके वापस आने के बाद ममानी के घर का सारा काम भी करती, लेकिन फिर भी वो खुश ना होती। मामू चुपचाप सब कुछ देखते रहते मगर बहन की खातिर बीवी को कभी कुछ नहीं कहते थे। शायद वो भी मेरी अम्मा और मुझे बोझ समझते थे। मैंने कई दफ़ा देखा अम्मा अपनी पुरानी तस्वीर देखते हुए हमेशा उदास हो जाती थी और घंटों अपने बहन भाइयों को याद करके रोती। मेरी अम्मा की एक और बहन यानी मेरी एक खाला भी थी मगर हम उनसे कभी नहीं मिले थे। अम्मा बताती थी कि वो मुल्क से बाहर होती है, लेकिन ममानी हमेशा खाला के बारे में बुरी बातें करती और कहती है उन्होंने भाग कर शादी की थी इसलिए उनके यहाँ पहली औलाद पर इन्हें सजा मिली। मेरी खाला का बेटा खाजा सरा पैदा हुआ था। अगर बेटा इस मुल्क में पैदा होता तो क्या वो इतनी आसानी से माँ बाप के साथ रह लेता? उसका जवाब सिर्फ नहीं था। फिर उसकी परवरिश माँ बाप ने नहीं बल्कि किसी गुरु ने की थी। ये सब हालात देखते और सहते हुए मैं जवान हो गई। मैंने खूब कद काठ और रूप निकाला था। मेरी खूबसूरती से हर कोई मुतासर होता। दूसरी तरफ से मेरे मामू की बेटियां खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वो दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती। मामी का रवैया भी मेरे साथ अच्छा नहीं था। वो अक्सर अम्मा से कहती कि बेटी पर नज़र रखो कहीं ये भी अपने बाप और खाला के नक्शे कदम पर चल पड़े। मुझे मामा की बातों पर दिल से यकीन था जबकि हम तो उनका बुरा नहीं सोचते। एक दिन मेरी सालगिरह पर ममानी की दोनों बेटियां मुझसे कहने लगी आज हम तुम्हें घर से बाहर घुमाने फिराने लेकर जाएंगी, तुम बस अपनी अम्मा से इजाज़त ले लो। लेकिन ये बात हमने अपनी अम्मी को नहीं बताई, तुम भी ना बताना। मैं घूमने फिरने के शौक में उनकी बातों में आ गई और अम्मा से झूठ कहा कि ट्यूशन वाली बाजी से कोई सवाल पूछ कर आती हूँ, कल मेरा टेस्ट है और मुझे समझ नहीं आ रही। अम्मा मुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी। वो मेरी पढ़ाई को लेकर हमेशा से बहुत फिक्रमंद थी, इसलिए मान गई। मैं घर से अकेली निकली और मेरे पीछे पीछे ही मेरे मामू की दो बेटियां थी कि आज अपनी सालगिरह पर एंजॉय करो। वो दोनों मुझे एक मेज़ पर बिठाकर यह कहकर वहाँ से चली गईं, वो खाने का कहकर अभी आती हैं। मुझे वहाँ अकेले डर तो लगा और अम्मा से बोले गए झूठ पर अफसोस भी हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी देर की तो बात है और फिर तो घर ही चले जाना है। अभी ये सब सोचते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि वहाँ एक लड़का आकर सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगा। मैं डर गई और इधर उधर नजर दौड़ाई अपने मामू की बेटियों की तलाश में जो कि मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे अब यहाँ पर मजीद बैठना ठीक नहीं लग रहा था। मैंने एक रक्षा पकड़ा और घर की तरफ चल दी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि मामू की दोनों बेटियां तो घर में वापस आ चुकी और सहन में बैठी थी, जबकि इसी सहन के बीच मेरी माँ बैठी सर पीट रही थी और मामी ने चीख चीख कर इधर से दरो दीवार हिलाकर रख दिए थे। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। सब लोगों की नज़र जब मेरी तरफ उड़ी तो मामी ने दौड़कर मुझ पर चील की तरह हमला कर दिया और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं न समझी कि क्या मामला है, पूछूं कि मेरी गलती तो बताएं क्या हुआ। इस सारे तमाशे में अम्मा खामोश बैठी मुझे पिटता हुआ देख रही थी। मुझे अपनी माँ की बेहिसी पर बहुत सदमा पहुंचा। वो अपनी बेटी को ऐसे किसी के हाथों पर रसवा होता देख सकती थी। आखिर मामू को ही मुझ पर रहम आया कि मैं अकेली कहाँ गई हूँ, तो मैंने फौरन कहा मामू मैं तो आपकी बेटियों के साथ ही घूमने गई थी, जिस पर वो दोनों साफ मुकर गईं। तो मैंने रोते हुए कहा कि जो लोग झूठ बोल रही हैं। जहाँ एक मर्तबा फिर मामानी ने मुझ पर हमला कर दिया और कहा कि मैं उसकी बेटियों पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैंने कहा मैं क्यों लगाऊँ इल्ज़ाम, जबकि हम तीनों साथ गए थे। तो फिर मेरी कज़न ने आगे बढ़कर अपना फ़ोन निकालकर सबके सामने कर दिया। उसके मोबाइल पर नज़र पड़ते ही मेरा तो खून खुश्क हो गया और मैं थर थर काँपने लगी। वहाँ तो उसी लड़के के साथ मेरी तस्वीरें मौजूद थी जो होटल में मेरे साथ पास बैठा था। मेरे कज़न तो मज़ीद सबको बताया
कि हमारा कोचिंग सेंटर इसी होटल के पास है और वापसी पर ये सब हमने खुद अपनी आंखों से देखा। अब तो ममानी ने हम माँ बेटी पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ डाले और मामू भी एक लफ्ज नहीं सुन रहे थे। मैंने सबको रो रो कर सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि ममानी ने हमें इस घर से निकल जाने का हुक्म दिया। कब से खामोश बैठी अम्मा ने अब लब कुशाई की और बस इतना कहा कि चलो मेरे साथ, अब इस घर में हमारा दाना पानी खत्म हो गया। मैंने अम्मा से माफ़ी मांगी और उनके पाँव पकड़कर कहा कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, वो मुझे किसी यतीम खाने में छोड़ दे, खुद को इस उम्र में जो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर ना करे। मगर अम्मा ने मेरी एक ना सुनी और हम मामू का घर छोड़कर आए और अम्मा मुझे अपने साथ लेकर ट्रेन में बैठ गई। हम न जाने कहाँ जा रहे थे, कोई नहीं पता था, कोई मंजिल नहीं थी, हम नामालूम मंजिल की तरफ जा रहे थे। वो दिन का सफ़र करके हम लोग ट्रेन से उतर गए और टैक्सी में बैठकर काफ़ी महंगे और खूबसूरत इलाके में पहुंचे। इन 2 दिनों में अम्मा ने कोई भी मुझसे बात नहीं की और बस सफ़र में खामोश रही। मुझे अफसोस था कि अम्मा को भी मुझ पर यकीन नहीं था। टैक्सी एक बड़े से घर के बाहर रुकी थी, चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और हम माँ बेटी घर के अंदर दाखिल हो गए। घर अंदर से बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान था। मुलाजिम हम अंदर पहुंचाकर खुद लौट गया और हम आरामदेह सोफे पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद एक खातून कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने बहुत महंगा लिबास पहना हुआ था। अम्मा जो इतने दिन से खामोश बैठी थी फौरन इस औरत से हंस हंस कर मिली और दोनों आपस में यूं मिली जैसे नहायत बेतकल्लुफ़ी। अम्मा ने मेरी तरफ इशारा करके कहा ये मेरी बेटी है। वो औरत फौरन मेरी तरफ लपकी और बेख्तियार गले लगा लिया। उन्होंने मुझे बताया ये तुम्हारी खाला है और अपने मुल्क में वापस आ गई। मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई और साथ ये सोच भी आई कि अम्मा को खाला का कैसे पता चला। क्या दोनों बहनें राबते में थी? मैं भी अब नॉर्मल हो चुकी थी और अपनी खाला से खुश दिली से मिली और बातें की। मुझे खाला के बेटे को देखने का बहुत तजस्सुस था जो कि ख्वाजा असरा थे, मगर वो कहीं भी नजर नहीं आया। कुछ देर बाद हमने अपनी जिंदगी का पहला लजीज तरीन खाना खाया और खाला ने हमें माँ बेटी को हमारा कमरा दिखाया जहाँ हम आराम करने वाले थे। मैं तो नरम बिस्तर पर लेटते ही सब कुछ भूल गई और चैन की नींद सो गई। और आधी रात को अम्मा ने मुझे जगाया और कहा कि तुम्हारी शादी खाला के बेटे से करना चाहती हैं क्योंकि मैंने उसका एतमाद तोड़ा है। मैंने अम्मा से कहा कि वो ऐसा नहीं करेगी, मुझे माफ़ कर दे। मैं उससे झूठ बोलकर घर से बाहर गई, लेकिन मेरा किसी लड़के से कोई ताल्लुक नहीं। मोमानी की बेटियां झूठ बोल रही हैं। लेकिन अम्मा मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने भी पंतेरा बदल कर कहा कि आपने भी मुझसे झूठ बोला, आप खाला से मिलती रही हैं। लेकिन अम्मा कह रही थी कि मैंने आपकी शादी उनके बेटे से ज़रूर करनी है। फिर मैंने कहा कि मेरी शादी करनी है तो कर दें, मगर मुझ पर इल्ज़ाम तराशी करना बंद करें। अपने भाई और उनकी झूठी मकार बेटियों की बातों में आकर मुझ पर कीचड़ नहीं उछालें। तब अम्मा ने मेरे सामने एक ऐसी शर्त रखी कि मेरे सर पर आसमान आ गिरा और कहा कि अगर मैं खाला के बेटे से शादी कर लूं तो वो मुझे माफ़ कर देंगी। ज़ाहिर सी बात है ख्वाजा असरा था और मैं उसे शादी कैसे कर सकती थी। अगर मेरे दिल में अम्मा के लिए ज़रा सी भी हमदर्दी है तो मुझे शादी करनी ही होगी। मुझे अपनी अम्मा की संग दिली पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैं मान गई। अगले दिन अम्मा ने खाला को भी ये खबर सुनाई कि मैं शादी के लिए मान गई। खाला भी खुश हो गई और मेरे सदके वारी जाने लगी, लेकिन मैं खुश नहीं थी। दोनों बहनों का खुशी का कोई ठिकाना न था क्योंकि कुछ ही देर बाद अम्मा और खाला उठकर अंदर की तरफ चली गई, जबकि मैं वहीं बैठी हुई थी। लेकिन मैं भी ज़्यादा देर वहाँ नहीं रही और उठकर इन्हें ढूंढने लगी। इतने बड़े घर में ढूंढना बहुत मुश्किल था, मगर ढूंढते हुए मुझे एक कमरे से खटपट की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने दरवाजे में से हल्का सा झांक कर देखा तो खाला अम्मा को नोटों से भरी हुई गड्डियाँ दे रही थी और अम्मा का चेहरा खुशी से झिलमिला रहा था। मुझे अब समझ आई तो खाला ने अम्मा को पैसों का लालच देकर अपने नामुकम्मल बेटे के लिए मेरा सौदा कर लिया और अब मेरी शादी करवा रही थी। मगर अफसोस तो मुझे अपनी सगी माँ पर था जिसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। मैं वहीं से चुपचाप लौट आई। जब अम्मा मेरे पास आई तो मैंने भी उनसे मुंह मोड़ लिया और कहा कि मैं इसका लालच देख चुकी हूँ और मेरी माँ मेरा सौदा कर चुकी है। तब अम्मा ने अपने दुखड़े सुनाते हुए कहने लगी कि तुम्हारी खाला अमीर है और हमारे पास क्या है, इन पैसों से मैं घर खरीदूंगी जो हम दोनों का मजबूत ठिकाना होगा और फिर तुम भी शादी के बाद अपने शोहर को अपनी मुट्ठी में कर लेना। ये सारा कुछ अपने नाम करवा लेना, बाद में जहाँ चाहे पसंद से शादी करना। मुझे अम्मा की बातें सुनकर अफसोस हुआ। मैंने साफ साफ कहा कि ये धोखा है जो आप कर सकती हैं, मैं नहीं। तो अम्मा ने भी उसी वक्त जवाब दिया कि इस दुनिया ने भी हमारे साथ धोखा ही किया है।
बदले में हम भी इन्हें वही वापस लौटा रहे हैं। पहले तो तुम्हारी खाला धोखे से मेरे मंगेतर के साथ भागकर शादी कर गई और फिर तुम्हारे बाप ने भी यही किया। बाद में एक बाई का असर था, उसने भी कभी मुखलस होकर साथ न दिया। अब जिंदगी एक सुनहरी मौका दे रही है तो उसे भी गुनाह और स्वभाव के चक्कर में गंवा बैठे। मैंने अम्मा से कहा कि मैं मानती हूँ इन सब ने गलत किया, लेकिन अब जो आप कर रही हैं उसके बाद उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन अम्मा मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसी रात अम्मा मुझे वहीं अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई। सुबह उठने पर खाला का रवैया भी बदल चुका था, क्योंकि उन्होंने भी मेरी कीमत अदा की थी। अब मैं एक तरह से उनकी गुलाम थी। खाला ने मुझे कहा कि वो आज ही मेरा निकाह अपने बेटे से फरमाए, जिसके लिए मैं दिल से राजी नहीं थी, मगर अम्मा की लालच ने मुझे भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया। उसी दिन मेरा निकाह अपनी खालाजाद से होगा। निकाह बहुत सादगी से हुआ, उसमें कोई भी शामिल नहीं था। और पता नहीं अम्मा कोई कहाँ चली गई थी, मुझे अम्मा के लालच पर दिल से मलाल था। निकाह के बाद मुझे मेरे शोहर के कमरे में पहुंचा दिया, जहाँ मैं पहले कभी नहीं आई थी, मगर अब तो उसी कमरे में न जाने कब तक कैदियों जैसी जिंदगी गुजारनी थी। मुझे अपनी खाला की चालाकी पर जी भर के गुस्सा है, जिसने अब तक मुझे अपने शोहर को देखने भी नहीं दिया था। न जाने उसके पीछे खाला का क्या मकसद था। कुछ ही देर के बाद कमरे का दरवाजा खुलने की आवाजें आई और साथ ही मैं सिमट सी गई और चोर निगाह उस शख्स पर डाली तो मेरी निगाहें पलटने से इनकारी हो गई। आने वाला शख्स इंतहाई खूबरू नौजवान और कहीं से भी खाजा सरा नहीं लगता था, मगर हकीकत तो यही थी, वो नामुकम्मल था। वो शख्स मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत मर्द मेरा शोहर हो सकता है। उसने अपने वजाहत पर भरपूर मर्दाना आवाज में मुझे सलाम किया और हाल अहवाल पूछा, जिसका मैंने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त मैं हैरत के समंदर में खोता जन थी। मेरे शोहर ने मुझे मुंह दिखाई का कीमती तोहफा दिया, मुझसे खूबसूरत लफ्जों में इजहार किया। मैं भी खुश हो गई और मेरा डर भी जाता रहा। उसके बाद सारी रात प्यार मोहब्बत में गुजर गई। मुझे उम्मीद हुई कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आएगी, लेकिन सुबह होते ही एक शोहर की आवाज़ से मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि खाला मेरे कमरे में आ चुकी थी। और मैं हैरान रह गई जब खाला के साथ एक लड़का तालियां बजाते हुआ और मेरे पहलू में वारजमान हो गया। मैं डर से चीख मारकर दूसरी तरफ बोली। आने वाले उस लड़के का अंदाज हो किसी ख्वाजा सराज जैसा था। जबकि मेरा शोहर कमरे से गायब था। मैंने पूछा, खाला ये कौन है? तो खाला ने मेरे सर पर ये कहते हुए बम फोड़ा कि यही तो तुम्हारा शोहर है, और ये रात अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, देर से वापस आया था और दूसरे कमरे में सो गया। मैं कभी अपने शोहर को देखूं, कभी रात के मनाजर को याद करूं। मेरा दिल चाहा कि अभी जमीन फटे तो मैं इसी में समा जाऊं, जहां से भाग कर कहीं छुप जाऊं। मैं चाहते हुए भी खाला को कुछ नहीं बताया कि रात मेरे कमरे में कोई और था और तकदीर मेरे साथ कितना बड़ा मजाक कर चुके हैं। मैंने खुद को संभालते हुए जल्दी से उठकर अपना हुलिया ठीक किया और अपने शोहर, असली शोहर को देखा, जो कि कहीं से भी मर्द नहीं लग रहा था, जो रात मेरे कमरे में आया था। ये तो अपने ज़ाहिर वजाहत से पूरा खाजा रहा था, उसके साथ मैं कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, मगर चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। मेरे शोहर को मेरी रती भर भी परवाह नहीं थी और वो अपने ही कामों में मसरूफ रहता, मुझसे कम ही बात करता। मैं भी शुक्र अदा करती कि वो मुझसे कम ही घुलता मिलता है और अपनी अलग ही दुनिया में मसरूफ रहता। कुछ ही दिन बाद मेरे शोहर ने वापस दूसरे मुल्क जाने का फैसला किया। मुझे ये सुनकर खुशी महसूस हुई, क्योंकि उसका मेरी नज़र से दूर चले जाना ही बेहतर था। मेरे शोहर के जाते ही इतना बड़ा घर खाली रह गया। अब मैं और मेरी खाला ही इस घर में रहने वाले थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता खाला के दिल में जगह बनाने की कोशिश की और सबसे पहले किचन की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। मैं रोज नए नए खाने बनाती और खाला को खुश करती। मैं खाला के साथ बाहर भी जाने लगी। मेरी जिंदगी में अब कोई भी कमी नहीं बची थी, सिवाय सच्चे प्यार के और एक हमदर्द हम सफर के। मैं नौ बहादा मगर कुंवारी ही लड़की थी। मुझे कभी कभी इस शख्स की बहुत याद आती थी, जो शादी की पहली रात के कमरे में आया था, मगर उसके बाद दोबारा नहीं दिखाई दिया। मेरे लिए हैरत की बात थी कि उसका क्या मकसद था और वो कौन था। साथ ही मुझे अपनी अम्मा की बहुत फिक्र रहती थी, जिसने कभी पलट कर मेरी खबर नहीं ली थी। एक दिन मैं और खाला बाजार गए और उस लड़के का सामना होगा जो मेरे साथ होटल में आकर बैठा था, और यही तो आज इन सब बातों का जिम्मेदार था जो मेरे साथ हो रही थी। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और वो भी मुझे पहचान चुका था। मैंने उससे पूछा कि वो जिस दिन वो मेरे पास आकर बैठा था उसका क्या मकसद था। वो लड़का कुछ लम्हे तक खामोश रहा, फिर उसने सब सच बता दिया कि उसे मेरे मामू की बेटियों ने ऐसा करने को कहा था। मुझे उस वक्त शिद्दत से ख्वाहिश हुई कि काश के मेरी माँ यहाँ होती और मेरी बेगुनाही का, मगर अम्मा होती भी तो कुछ न करती, क्योंकि उनकी आंखों पर भी लालच की पट्टी बंधी हुई थी। जब हम घर वापस आए तो कुछ ही देर बाद खाला घबराई हुई मेरे पास आई और उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर मेरा दिल किसी अनहोनी को बताने लगा। खाला ने बताया कि अम्मा का एक्सीडेंट हुआ है और वो अस्पताल में। मुझे इतला हुई। मैं अम्मा की बीमारी का सुनकर परेशान हो गई। फौरन अम्मा के पास पहुंची, जहां उसने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन मैं उसे इरादे में अभी नहीं थी और अम्मा से कहा कि मैं उस जैसी हरगज नहीं हूँ। मैं अपनी माँ का साथ छोड़ने वाली नहीं हूँ।
अपनी अम्मा अपनी दोनों टांगों से मजबूर हो गई थी। मैं अम्मा के अपने पास ले आई और दिन रात उनकी खिदमत में लग गई। साथ ही उस मुश्किल वक्त में खाला ने भी मेरा भरपूर साथ दिया। एक रात मैं अम्मा के पास से उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे घर के पिछले हिस्से में आवाजें सुनाई दी। मेरे कदम खुद ब खुद उस जानब बढ़ गए और मैंने देखा कि वहाँ खाला के साथ दूसरा भी कोई है जिससे खाला राजदारी में बातें कर रही थी। मैं वहाँ से पलटी, मगर अब मुझे खाला पर नजर रखने की जरूरत थी। जैसे लग रहा था जैसे कोई नया खेल खेला जा रहा हो। अगले रोज मैंने खाला पर नजर रखी और फिर उसी जगह पर आधी रात को खाला को जाते हुए देखा। मैं भी उसके पीछे पीछे गई जहाँ मेरी खाला उस शख्स के साथ खड़ी बातें कर रही थी जो शादी की पहली रात मेरे कमरे में आया था। तो मैं उसे पहले से ही जानती थी और मेरे साथ धोखा कर रही थी। हालांकि मैंने उसे अपनी माँ जैसा समझा और दिन रात खिदमत की। मैंने अगले रोज सारी सूरत हाल अम्मा को बताई। क्या अम्मा इस सारे मामले से लातोलग थी? मैंने अम्मा को बताया कि तुम्हारी लालच ने हमें इन हालात में लाकर फेंका है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जिंदगी में तुम्हारे अपनों ने तुम्हें इसलिए धोखे दिए क्योंकि तुम्हारी नीयत में भी खोट थी, मगर मेरी नीयत खराब नहीं, इसलिए मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। अगले रोज मैं खाला के दोबारा आने से पहले ही वहां पहुंच गई और एक जगह पर छुप गई। जैसे ही वो शख्स दीवार फलांग कर आया तो मैंने उसके सामने निकल गई। मुझे देखकर वो एक लम्हे में दंग रह गया। मैंने उस शख्स के कहा कि तुम कौन हो और इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तो उसने मुझे पुरस्कून अंदाज में जवाब दिया कि वो मेरी खाला का बेटा है। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं था क्योंकि खाला का एक ही बेटा था जो ख्वाजा सरा था और मेरा बदनसीब शौहर था। मैं अभी उसे सच्चाई पूछने वाली थी कि पीछे से मुझे खाला की आवाज़ सुनाई दी। खाला ने पुरस्कून लहजे में कहा कि यही मेरा बेटा है। तो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने उनसे पूछा कि वो कौन था जिसे वो मेरे कमरे में शोहर कहकर लाई थी। तो फिर खाला ने मुझे ये सारी हकीकत बता दी। जब उन्होंने शादी की तो सारे घर वाले खाला की शादी के खिलाफ थे क्योंकि खाला का शोहर मेरी अम्मा का मंगेतर था, मगर इन्हें खाला पसंद आ गई। शादी के बाद पहले बच्चे की पैदाइश पर अम्मा खाला के पास गई और वापस आकर पूरे खान दरबार में मशहूर कर दिया कि खाला ने एक ख्वाजा सरा को जन्म दिया है। और अपने बेटे के मुस्तकबिल से घबराकर खाला और उनके शोहर ने मुल्क से बाहर जाने का फैसला किया, मगर खाला ने हमेशा दिल बड़ा रखा और अम्मा से राबता ख़त्म नहीं किया, जबकि अम्मा बदले की आग में जल रही थी। सिर्फ अम्मा को ये सच्चाई का इल्म था खाला का बेटा ठीक है, इसलिए कुछ साल बाद उन्होंने मेरा रिश्ता खाला के बेटे को देने के एवज भारी रकम का मुतालबा किया। मगर यहाँ मेरी खाला के बेटे ने माँ से कहा कि मैं किसी अदालत से लड़की से शादी नहीं करूँगा। इसी खाला ने मेरा इम्तहान लेने के लिए शादी की पहली रात के बाद अपने असली बेटे को सामने नहीं लाया और एक ख्वाजा सरा को नकली बेटा बनाकर कुछ अरसा तक मेरा जायज़ा लिया। मैं अपने इम्तहान में कामयाब हुई थी क्योंकि मैंने कभी भी अपनी खाला की दौलत पर नज़र नहीं रखी थी, ना ही उनकी दौलत का लालच मेरे दिल में था। मेरे शोहर और खाला ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी अपनी अम्मा की तरफ से खाला से माफ़ी मांगी। अब मैं अपनी हकीकी शोहर के साथ ही रहती हूँ और दुनिया हमेशा हमारी जोड़ी को सराहती है। मेरी अम्मा इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर मुझे खुशी है कि जाते जाते इन्हें अपनी गलती को सुधारने और गुनाह की माफ़ी मांगने का मौका इस दुनिया में ही मिल गया था। नाज़रीन, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।